हेलो बच्चों, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं एनपीपीए, कहीं कहीं पे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीओ। ठीक, तो हमारे सिलेबस में क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, इसके अंदर हमको डीपीओ पढ़ना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कौन सी होती है हमारी, ये जो औषधि मूल्य नियंत्रण, ये जो दवाओं के नेशनल लेवल पे जो दवाएं हैं, दवाओं का जो रेट होता है, भाई आप देखते हो ना, कौन भाई होलसेलर को कितने दाम पे मिलेगी। मीन्स शुरू करो मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग कितनी लगी, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना लगा उसका कैलकुलेशन देखेंगे चाहे टॉपिक में, राइट। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कितने प्राइस में देगा, होलसेलर रिटेलर को कितने प्राइस में देगा, रिटेलर कंज्यूमर को कितने प्राइस में देगा। इन सब चीजों का फिक्स क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि कोई मनमाने दाम पे इसको बेच लेगा, राइट। क्यों, पहले हुआ करता था मनमाने दाम पे, जब अंग्रेजों का टाइम था तो ये मनमाने दाम पे बिकती थी, बहुत मिसयूज होता था, दवाओं का वो स्टैंडर्ड नहीं रहता था, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी अपने मनमाने तरीके से ना बेच पाए, मनमाना तरीका ना इस्तेमाल कर पाए। मींस जैसे डिमांड एंड सप्लाई है, जैसे कोई दवा है, नॉर्मली कोई बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है सपोज करो, है ना। अब उसको मालूम है कि ये बीमारी फैलने वाली है, तो वो क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको बनाना कम कर दे, बनाना कम कर दे, और जो है मार्केट में उनके रेट बढ़ा दे, तो भी बिकेगी। लेकिन ये सब ना कर पाए, ये काला बाजारी ना हो पाए, इसीलिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या किया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाला। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ये पहले भी रहा है, लेकिन जो फाइनली हमारा जो सबमिट हुआ है ये 2013 में, जो हमको हमारे सिलेबस में बोला गया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जिसको बोलते हैं डीपीसीओ 2013, इसकी हमें स्टडी करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं, इसकी डेफिनेशन इसके अंडर में क्या क्या है, सेल्स ऑफ बल्क ड्रग कैसे करेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, सीलिंग प्राइस क्या होता है, इन सब चीजों की जानकारी हमको क्या इस चैप्टर में पढ़नी है, राइट। तो बड़ा ही एज ए फार्मासिस्ट बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, और एज ए फार्मासिस्ट आपको जानना जरूरी है। देखो कोई चीज है कि सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ लेते हैं जस्ट पास होने के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जब तक आप फार्मासिस्ट रहोगे तब तक आपको इसकी जानकारी, भाई मान लिया किसी मेडिकल स्टोर पर गए, आपने मेडिकल स्टोर नहीं भी खोला है, किसी की दवा दे दी गई, तो आपको सीधा कैलकुलेशन पता है कि ये जो एमआरपी आई ये कैसे आई होगी, राइट। उसके पीछे आपको रीजन पता, आप किसी को भी समझा सकते हो, सामने वाले को भी लगेगा हाँ भाई सामने वाले के पास नॉलेज है ना। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, हमको ने बताया डीपीसीओ 2013 पढ़ना है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब ये सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे बताया कि बीच में कोई ऑफिसर नहीं, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, सीधा हमारे क्या है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को, जो हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उनके अंडर में रहती है। तो ऐसी बॉडीज को हम ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट बॉडीज बोलते हैं, जो डायरेक्ट हमारे मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करती हैं। इट वाज सेटअप 1997, बेसिकली एनपीपीए 1997, और उसके पहले भी बात की जाए तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह 1955 से ही इनके एक्ट बने हुए हैं जो इन चीजों का निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन मेडिसिन का, दवाओं का रेट का निर्धारण नहीं हो पा रहा था, इसीलिए 2013 आया, राइट। तो सेटअप 1997, मेन रोल क्या था इनका, फिक्स करना किसको, रेट को, और जो बढ़े हुए रेट है उनको रिवाइज करना। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से पता ही चलता है इस बात से कि प्राइस को कंट्रोल करना, किसके प्राइस को, ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करोगे, जो दवा मार्केट से निकली है, जो भी कैलकुलेटिव चीज है उसमें जो परसेंट लेता है मैन्युफैक्चरर, जो होलसेलर, जो रिटेलर, अल्टीमेटली फायदा पहुंचाना है कंज्यूमर को, कोई भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं ले पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया। इस फॉर्मूले में फिट करके कोई भी कैलकुलेशन निकाल के अपना एमआरपी अपना सेट कर सकता है, राइट। तो कंट्रोल बल्क ड्रग प्राइसेस एंड फॉर्मुलेशन इनफोर्स प्राइस अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन अंडर डीपीसीओ 2013।
ड्रग के प्राइस कंट्रोल करना प्लस फॉर्मुलेशन की अवेलेबिलिटी मार्केट में। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेशन की जहां शॉर्टेज हो गई वहीं कालाबाजारी शुरू हो जाती। ये सब ना हो पाए, सिर्फ ड्रग प्राइस कंट्रोल ही नहीं करना है, उन दवाओं का मार्केट में अवेलेबिलिटी भी करवाना, ये डीपीसीओ का काम है। ठीक है। इट ऑल्सो मॉनिटर प्राइस डी कंट्रोल ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स जो डी कंट्रोल्ड हैं, मीन जो हमारे इस रूल के अंडर में अभी नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है, उनको भी प्राइस कंट्रोल में लेके आना। ठीक। कीप देम एट रीजनेबल लेवल, उनको रीजनेबल लेवल पे रखना। द रेगुलर इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द डीपीसीओ, लगातार रिविजन्स, लगातार इनकी एनालिसिस, लगातार मीटिंग्स, मार्केट से डेटा लेना और उनकी एनालिसिस करना, अमेंडमेंट करना, ये सारे काम डीपीसीओ के हैं। It also entrusted with the task recovering amount, overcharge manufacturer and control of the drug from the consumers. कंज्यूमर तक सही अमाउंट में ड्रग पहुंच जाए, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें मैन्युफैक्चरर का भी नुकसान ना होने पाए। यह भी ध्यान रखना डीपीसीओ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का अगर कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ उसको पैसा बचेगा नहीं, तो फिर वो क्यों बनाएगा, राइट। तो लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल कब आया भाई? 2013 में। एज पर सिलेबस हमको यही पढ़ना है। इशू कब हुआ? 15/5/2013। ठीक, 15/5/2013 में ये इशू हुआ। ठीक है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द सीलिंग प्राइस ऑफ द इसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। ये जब इशू हुआ 15/5/2013 में डीपीसीओ, तो इसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि कुछ इसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनके फिक्स प्राइस क्या होंगे, राइट। मींस उनके रीजनेबल प्राइस। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, एंटीबायोटिक, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो आम पब्लिक को फायदा पहुंचा सकती हैं। मींस जो अफोर्डेबल प्राइस में, जो बहुत महंगी महंगी भी दवाएं हैं, उन दवाओं को भी कंट्रोल्ड रेंज में लेके आना, जिससे हर किसी के, मींस जब वो इसेंशियल कमोडिटीज में, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आ जाती हैं, तो उनके रेट अपने आप, क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हर तरह के, हर तबके के आदमी को जरूरत है, इसलिए उनके रेट कम होने जरूरी है, अदरवाइज गरीब आदमी मर जाएगा। भाई सीधी बात है कि गरीब आदमी उनको खरीद नहीं पाएगा। ठीक। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम 74 तो 652, 74 ड्रग से 652 ड्रग तक का सफर इंक्रीज करना है। ड्रग किसमें? डीपीसीओ में। मेन ऑब्जेक्टिव, भाई बात की जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीसीओ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज। शुरू में 74 ड्रग्स इसके डीपीसीओ के अंडर में थी, धीरे धीरे के एनालिसिस करना, 652 ड्रग को इसके अंडर में लेके आना, जिसका प्राइस कंट्रोल करेगा डीपीसीओ हमारा, जो कि कैसी होंगी? इसेंशियल और लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगी। रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइस। शुरुआत में क्या? नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है, स्टार्टिंग में 384 ड्रग का प्राइस कंट्रोल करती है। 2000 कवर्ड अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एडिशनल इसेंशियल मेडिसिन, जिसको हम NLEM 2011। 2011 में एक लिस्ट बनाई गई थी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन की, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM 2011, जिसमें 384 ड्रग थी, 384 ड्रग्स थी इस लिस्ट में। ठीक। न्यू पॉलिसी यूटिलाइज्ड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट द अर्लियर एंटिसिपेटेड द कॉस्ट प्लस मेथड। अब जो नई पॉलिसी बनाई गई 2013 में, ये 2011 में थी, जिसमें इसेंशियल मेडिसिन शामिल की गई थी। ठीक। फिर नई पॉलिसी बनाई गई जो रिवाइज किया गया, जहां पे कॉस्ट और जो मेथड यूटिलाइज हुआ है इस चीज को बनाने में, राइट, उन सब चीजों को ध्यान में रख के फॉर्मूला सेट किया गया कि इस फॉर्मूले में सारी चीजें रख के हम कैसे अपना MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। टू इंश्योर द फॉल द ड्रग प्राइजेस बाई, इंश्योर करना डीपीसीओ का काम है। क्या? इट डज नॉट अलाउ द एस्केलेशन ऑफ प्राइस ऑफ ड्रग विच लेस देन द प्राइस फिक्स्ड बाय द डीपीसीओ। जो डीपीसीओ ने प्राइस फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा प्राइस पे कोई बेच नहीं सकता। टू रिड्यूस द हाई सीलिंग प्राइस ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यू, नई वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी सीलिंग प्राइस है उसका वो फिक्स कर दिया जाए। वो मींस उससे ज्यादा पे कोई बेच ना पाए। कब नहीं बेच पाओगे? जब आप फिक्स कर दोगे कि हाँ भाई इससे ज्यादा जो लिखी हुई MRP है, जो लिखा हुआ प्राइस है, उससे ज्यादा अमाउंट पे कोई भी मेडिकल स्टोर वाला उसको नहीं बेच सकता। ठीक।
टू परमिट द फर्म टू सेल न्यू ड्रग्स टू बिलो द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये डीपीसीओ परमिट करता है कि जो भी फर्म इसको बनाती है, जो फर्म इसको बेचती है, वो एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकती, कम प्राइस पे जरूर बेच सकती है। जैसे कहते हैं ना कि मेडिकल स्टोर लगा रखते हैं, यहां 15% डिस्काउंट पे दवा मिलेगी, तो 15% डिस्काउंट, 14% डिस्काउंट, 12%, 10%, 5% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट किस पे? जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो एमआरपी पड़ा हुआ है, उससे कम प्राइस पे ये दवाएं बेची जा सकती हैं एज पर डीपीसीओ, राइट। ये अलाउ करता है हमारा डीपीसीओ कि भाई अल्टीमेटली काम क्या है? अल्टीमेटली काम ये है, या ऑब्जेक्टिव इसका है कि कंज्यूमर को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, राइट। और क्या? टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स। जो ऑलरेडी मार्केट में नई दवाओं का तो मैक्सिमम प्राइस फिट करना ही है, फिक्स करना है। जो ऑलरेडी ड्रग्स हैं, फर्म कैन नॉट स्टॉप देयर प्रोडक्शन विदाउट टेकिंग द परमिशन। पॉइंट क्या? कंट्रोल द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग। जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनको कोई भी फर्म, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी होलसेलर, कोई भी रिटेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनका प्रोडक्शन बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बंद नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बंद कर देगा तो मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, मींस मार्केट में उनका क्या हो जाए? डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से काला बाजारी। याद करो रेमडेसिविर, है रेमडेसिविर, याद करो कोविड के टाइम पे क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही थी उसी स्पीड से, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। डिमांड हो गई तो काला बाजारी। देखे होगे 1.5 लाख रुपए में, टीवी की न्यूज है, कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 50 हजार, 30 हजार में इंजेक्शन मिल रहे थे रेमडेसिविर के कोविड के टाइम पे, राइट। तो कुल मिला के इसीलिए गवर्नमेंट ने डीपीसीओ 2013 बनाया कि कोई भी कंपनी बिना प्रियर इंफॉर्मेशन के, गवर्नमेंट की बिना परमिशन के किसी भी मेडिसिन का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकती, राइट। टू परमिट द मैन्युफैक्चरर टू एनहांस मैक्सिमम रिटेल प्राइस एनुअली। डीपीसीओ अलाउ करता है कि एटलीस्ट अगर आप, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भी फिक्स होता है ये एनुअली आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज बढ़ा दिया फिर कल कुछ महंगा हो गया, फिर मतलब आए दिन डिकंट्रोल्ड नहीं है। जैसे पेट्रोल का सुबह उठे 35 पैसे बढ़ गया, कल उठे 20 पैसे बढ़ गया, कल उठे 3 रुपए बढ़ गया, है ना। या डीरेगुलेट, जैसे आपका गैस सिलेंडर हो गया, कभी 50 रुपए बढ़ गया, कभी ये सब नहीं। ड्रग में अगर ऐसा होगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, राइट। तो अल्टीमेटली एनुअली इसको जो है बढ़ाने की परमिशन है, लेकिन वो भी एक लिमिट में कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अमेंडमेंट किया गया डीपीसीओ में 2016 में, डीपीसीओ में 2016 में अमेंडमेंट किया गया। ड्रग प्राइस कंट्रोल अमेंडमेंट क्या था? सितंबर 2016 में प्राइस रेगुलेटर नेशनल, जो हम क्या एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, रिड्यूस द प्राइस अराउंड 33 इसेंशियल मेडिसिन 30 से 50%। 2016 में अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट में क्या किया गया? 33 ड्रग्स, इसेंशियल मेडिसिन जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में जो थी, उनके रेट घटा दिए गए लगभग 30 से 50%। जो दवाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं और बहुत ज्यादा महंगी हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी हैं, आम आदमी के अफोर्ड में नहीं है, आम आदमी उनको नहीं खरीद सकता, तो जब भी कोई भी ड्रग इसेंशियल लिस्ट में डाल दिया जाता है तो नॉर्मल प्राइस से उसका प्राइस कई गुना कम कर दिया जाता है। तो ये 30 से 50% लगभग आधे दाम कर दिए गए कुछ दवाओं के, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का नुकसान नहीं किया जाता, कहीं घटाया गया तो कहीं बढ़ा दिया जाता है ना। मेडिसिन इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी? जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स थी, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, एंटी एलर्जिक कुछ थी, कुछ कॉमन कोल्ड, कुछ आर्थराइटिस, कुछ जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कुछ सोरेसिस, कुछ ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड डिजीज थी। ऐसी लगभग 33 डिजीज की जो दवाएं हैं उनके 30 से 50% रेट घटा दिए गए एज पर अमेंडमेंट ऑफ डीपीसीओ 2013। अर्लियर एनपीपीए इशू द नोटिफिकेशन विच सेट द सीलिंग प्राइस ऑफ 18 मोर ड्रग्स इस 36th मीटिंग 14 सितंबर 2016। एनपीपीए की जब मीटिंग हुई, कौन सी? 36वीं मीटिंग
हुई कब? 14 सितंबर 2016 के। उसमें तो 18 और ड्रग्स ऐसे थे जिनके सीलिंग प्राइस फिक्स कर दिए गए, जिसके सीलिंग प्राइस बताए गए कि आपको इन ड्रग को इससे ज्यादा पे नहीं बेचना है। टोटल ड्रग अंडर प्राइस कंट्रोल कितनी हो गई अब? 467 LLEM 2015 में शामिल हो गई कितनी? 467 ड्रग्स। यानी इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जो कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है। और यही काम है डीपीसीओ का। रिसर्च की जाती है कौन सी दवा ज्यादातर इस्तेमाल की जा रही है और आम पब्लिक के रीच में नहीं है, कौन सी दवा महंगी है, उन दवाओं का प्राइस फिक्स या इसेंशियल दवाओं में डाल दिया जाए। जैसे जो रोजमर्रा की चीजें हमारी होती हैं उनको इसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया जाता है, उनकी सेल सबसे ज्यादा, जरूरत सबसे ज्यादा होती है तो उनके रेट अफोर्डेबल प्राइस में कर दिए जाए, है ना। ठीक उसी तरह से ऐसी दवाएं जो बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग, एंटीबायोटिक, कॉमन कोल्ड, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारियां आए दिन की हैं, तो इनको कंट्रोल में लेके आया जाए तो इनकी दवाओं को अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस पिलाने का काम डीपीसीओ का है। फिर मेडिसिन विच आर नॉट अंडर प्राइस कंट्रोल मैन्युफैक्चरर अलाउड टू इंक्रीज। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इस प्राइस कंट्रोल की लिस्ट में नहीं है, उनका मैन्युफैक्चरर एटलीस्ट साल में 10% इनका रेट बढ़ा सकता है। इतना अलाउ करता है डीपीसीओ कि हमारी इस नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो दवाएं नहीं हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में जो नहीं है दवाएं, उनका रेट आप 10% बढ़ा सकते हो। एनपीपीए रिवाइज करता है प्राइस 330 ड्रग का आउट ऑफ 799 फॉर्मुलेशन। 799 फॉर्मुलेशंस में 330 ड्रग का एनपीपीए क्या करता है? प्राइस रिवाइज करता है। जब भी प्राइस रिवाइज करता है वो करंट सिचुएशन को देख के वो ड्रग्स कौन सी हैं, राइट। फिर 2019 में फिर एक अमेंडमेंट किया गया डीपीसीओ में। अभी हम 2016 का अमेंडमेंट देख रहे हैं, तब 2019 में फिर से आया। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द ऑर्डर टू अमेंड द ड्रग प्राइस कंट्रोल का 2013 का जो अमेंडमेंट 2013 में जो डीपीसीओ बनाया गया उसमें 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया, है ना। फिर अमेंडमेंट 2019 में किया गया। इसमें क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स 3 जनवरी 2019 हैज पब्लिश द ड्रग प्राइस कंट्रोल अमेंडमेंट 2019 फर्दर अमेंड द ड्रग प्राइस कंट्रोल। क्या किया गया इसमें? सोर्स ऑफ मार्केट बेस्ड डेटा, मार्केट से जो डेटा लिया गया उसके बेस पे या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जो डेटा था उसके बेस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट सीम्स इट नेसेसरी टू मे बी वैलिडेट सच डेटा अप्रोप्रिएट सर्विस। और जो भी डेटा मार्केट में है उस डेटा का वैलिडेशन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये डेटा जो दे रही है ये सही नहीं दे रही है तो उस डेटा को वैलिडेट करा लेती है। गवर्नमेंट को अगर लगता है मार्केट डेटा और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का डेटा है अगर टैली नहीं करता है ना। ये 2019 का डेटा मींस अमेंडमेंट आया है डीपीसीओ में। ठीक, पहले ये वैलिडेट वाला कोई चक्कर नहीं था, जो डेटा मिल जाता था वही डेटा मान लिया जाता था। फिर अंडर द अमेंडमेंट डीपीसीओ सेंटर विल कंटिन्यू फिक्स प्राइस इन लाइन द मार्केट बेस्ड डेटा अवेलेबल ऑन ड्रग। लगातार वो प्राइस फिक्स करता जा रहा है। अ ड्रग मेकर हु हैज बॉट इनोवेटिव पेटेंट। अब इसमें कुछ ऐसे पेच फंसे हुए थे पहले कि जो पेटेंट ले रखे हैं, भाई जिन्होंने पेटेंट करा रखा है तो पेटेंट उन्हीं को होता है जिन्होंने रिसर्च करी है, लंबा चौड़ा रिसर्च हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उनका साइंटिफिक डेटा सबमिट किया है, उसके बाद कहीं जाके पेटेंट मिलता है। अब इनके अगर प्राइस फिक्स कर दिए गए या इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया गया तो इनका तो भट्ठा बैठ जाएगा, कंपनी बंद कर देंगे, क्योंकि करोड़ों की तादाद में पैसा लगता है। मैंने कंपनी में काम किया तो इसलिए मुझे पता है कि ये किस तरीके से पेटेंट लिए जाते हैं, कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट। तो कुल मिला के इनका जब से पेटेंट होता है तो इनका जो प्राइस कंट्रोल रेगुलेशन है 5 साल के लिए एग्जम्प्टेड कर दिया जाता है। मींस 5 साल में आप अपनी कॉस्ट निकाल लो, 5 साल के लिए पेटेंट है, 5 साल आपके प्राइस को कोई छेड़ने वाला नहीं है। डीपीसीओ इनके प्राइस को नहीं छेड़ता है ना। लेकिन ये जरूर है जो फार्मूला देता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस का वो फिट होना चाहिए। जो भी आपकी कॉस्टिंग लगी है आप उसको निकाल लो, 5 साल तक ये इंटरफेयर नहीं करेगा। 5 साल बाद जब पेटेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये इंटरफेयर करेगा, है ना। ड्रग फॉर ट्रीटिंग द केयर रेयर ऑर्फन डिजीज टू विल बी द एग्जम्प्टेड प्राइस कंट्रोल व्यू द इनकरेजिंग देयर प्रोडक्शन। ये ऐसी दवाएं जो बहुत रेयर या मींस ऐसे लोगों की हेल्प करती हैं
जो कैसे हैं, जो लगभग कि जिनका कोई वारिस नहीं है, मतलब जो बिल्कुल पॉवर्टी लेवल के नीचे हैं, बिलो द पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे हैं ऐसे लोग, है ना। तो ऐसे लोगों को जो रोजमर्रा की दवाएं हैं उनके प्राइस बहुत कम कर देती है गवर्नमेंट, और क्या करती, इनकरेज करती है कंपनियों को ऐसी दवाओं के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट 2019 में आए थे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं डीपीसीओ के अकॉर्डिंग, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और बल्क ड्रग। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे जो पैरासीटामोल की टैबलेट है, तो पैरासीटामोल की टैबलेट में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामोल है। बाकी भी इंग्रेडिएंट बहुत सारे हैं, जब आप लिस्ट देखोगे और 10 से 12 इंग्रेडिएंट उसमें पड़े हैं, लेकिन जो एपीआई है वो दैट इज पीसीएम, राइट। इट मींस फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द सॉल्ट, कैसे, जो ईस्टर फॉर्म में है, सॉल्ट फॉर्म में है, आइसोमर फॉर्म में है, एनालॉग्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। कंफर्म द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके, कि भाई ये दवा बनाने के लिए ठीक है, पब्लिक को किसी तरह से हार्म नहीं होगी, ठीक। तो एंड विच यूज टू सच एज द इंग्रेडिएंट और एनी फॉर्मुलेशन, जो क्या है, किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने में बाकी जितने भी हैं, जैसे बाइंडर्स है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, फिलर्स हैं, कोटिंग एजेंट हैं, ये सब किसके, एडिशनल एक्सिपिएंट का काम करते हैं। कोई भी आप टैबलेट बनाते हो तो उसमें क्या, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। अब एक्सिपिएंट में आपके लुब्रिकेंट भी होंगे, ग्लाइडेंट भी होंगे, डाइलुएंट भी होंगे, बाइंडर्स भी होंगे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होंगे, डिसोल्यूटिंग एजेंट भी होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, तो जिसमें से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मेन पार्ट होता है। ब्रांड का की बात करें, ब्रांड भाई जैसे कोई किलर के जूते शूज पहनता है, जीन्स पहनता है, कोई स्केचर के जूते पहनता है, कोई मोची के जूते पहनता है, ये एक ब्रांड है। मींस ये दूसरों से अलग करती है, मींस देख के आदमी जान जाएगा, जैसे ऐसे साइन लगा हुआ है, लोग देख के जान जाएंगे ये नाइक का जूता पहना है। स्केचर का एस बना हुआ, लोग देख के जान जाएंगे, ये होता है ब्रांड, है ना। ब्रांड इट मींस नेम, कोई नाम हो, कोई टर्म हो, कोई डिजाइन हो, कोई सिंबल हो, कोई ट्रेडमार्क हो, जो फीचर दूसरों से अलग करता है, जो आपका आइडेंटिफाइज वन सेलर ड्रग डिस्टिंक्ट दोज टू अदर सेलर। उसी तरीके से दवाओं में एक ब्रांड है जो एक सेलर को दूसरे सेलर से अलग करता है। जैसे एल्केम का कंपनी का ले लो, है ना, ए बना रहता है। सन फार्मा का ले लो, अलग एक अर्थ टाइप का बना रहता है ना। तो कहने का मतलब ये अलग अलग ट्रेडमार्क, अलग अलग सिंबल्स हैं, जो दवा देख के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिंबल देख के ही पता चल जाएगा ये एल्केम का है, ये मैनकाइंड का है, ये सन फार्मा का है, ये जाइडस कैडिला का है, ये सिप्ला का है ना। तो कंपनियां अलग अलग बता सकती हैं, तो ये इसको बोलते हैं ब्रांड, जो दूसरों से अलग करती है। फिर सीलिंग प्राइस की बात करें, सीलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के लिए गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। क्या करती है, प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, है ना। जो सीलिंग प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है इतने रेट पे, जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है कि इतने रेट पे आपको इनको बेचना, इससे ज्यादा रेट पे आप नहीं बेच सकते। डीलर क्या होता है, डीलर देखा होगा, है ना, मींस पर्सन कैरिंग द बिजनेस ऑफ द परचेज और सेल, जो खरीदने और बेचने का, क्रय और विक्रय का बिजनेस चलाता है दवाओं का, वेदर एज द होलसेलर, रिटेलर इंक्लूडिंग एजेंट। कुछ लोग होलसेलर होते हैं, कुछ रिटेलर होते हैं, कुछ एजेंट्स भी होते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं, जो भी बड़े लेवल पे दवाओं का खरीदने और बेचने का काम करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की काम, जो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे स्टॉकिस्ट वगैरह हो गए, है ना, जो उस एरिया में उन दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी होती है। मीन्स अ पर्सन इंगेज इज वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इंक्लूड द एजेंट स्टॉकिस्ट फॉर स्टॉकिंग द ड्रग। सेल और किसके लिए, रिटेल के लिए, है ना, खरीदने और बेचना, सेल या परचेजिंग के लिए जो कोई स्टॉकिस्ट निर्धारित कर दिया गया कि भाई इस एरिया में दवाएं आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर की बात करें, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर ऑन द डेट, उस डेट पे पब्लिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर ऑफिशियल गैजेट में जो रजिस्टर्ड है कि भाई ये मैन्युफैक्चरर इस दवा को मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। भाई कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी, कोई नई ड्रग लेके आएगी तो एक अलग केस हो गया। जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फॉर्म की बात करें,
जो सेकंड शेड्यूल है, शेड्यूल सेकंड में हम स्पेशली फॉर्म की ही बात करते हैं, है ना, तो फॉर्म स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। फॉर्मुलेशन की बात करें, इट मींस द मेडिसिन पॉजेज आउट ऑफ द कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स with or without use of the pharmaceutical aid, internal external use of diagnosis, treatment, mitigation। भाई फॉर्मुलेशन क्या, दवा, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, दवा की बात कर रहे हैं, जो दवा बनाई जाती किसी चीज के ट्रीटमेंट के लिए, कुछ बीमारी को दूर करने के लिए, किसी बीमारी के डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, बट शैल नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या नहीं है, किसे हम फॉर्मुलेशन नहीं कह सकते, एनी मेडिसिन इंक्लूड एनी बोनाफाइड आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा यूनानी, सिद्धा और यूनानी या आयुर्वेदिक की जो भी ड्रग हैं उनको हम फॉर्मुलेशन नहीं बोलते, ठीक, मेडिसिन में नहीं बोलते। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आयुर्वेदिक तरीके से, यूनानी तरीके से बनाई गई है उसको हम फॉर्मुलेशन नहीं बोलते। एनी मेडिसिन इंक्लूड द होम्योपैथिक सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम से जो बनाई गई हो उसको, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। सब्सटेंस विच आर द प्रोविजन डीएनसी एक्ट, जो डीएनसी एक्ट 1940 जिन ड्रग्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है उनको भी हम इसमें शामिल नहीं करते, वो उनको भी हम फॉर्मुलेशन नहीं बोलते, राइट। तो इन चीजों को हम फॉर्मुलेशन नहीं बोल सकते इन तीन कंडीशन पे। जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन, जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन, ऐसी दवा जो फार्माकोपियल नाम से बेची जा रही हो या जो बेसिक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उस फॉर्मुलेशन में जो उसके नाम से बेची जाए, या तो फार्माकोपियल नेम हो या उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल का नेम हो, मींस ब्रांड नेम से ना बेची जाए, कोई ब्रांड नेम ना हो, उसको हम जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। गवर्नमेंट, कभी भी गवर्नमेंट का नाम लिया जाएगा इस केस में तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाएगी। इंपोर्ट का मतलब ऐसी ड्रग जो इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर बेचने के लिए मंगाई जाए। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर इट मींस पर्सन हु मैन्युफैक्चर इंपोर्ट, जो ऐसा मैन्युफैक्चरर वो है जो दवा को बेचने के लिए, दवा को इंपोर्ट करने के लिए, दवा को खरीदने के लिए, दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जिम्मेदार होता है। अल्टीमेटली दवा बनाएगा, चाहे वो आप बाहर से इंपोर्ट करो इंडिया के अंदर बेचने के लिए, चाहे इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट करो, मींस क्रय विक्रय विनिमय, इंपोर्ट और मार्केट ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सेल इन द कंट्री, राइट। मार्केट बेस्ड डेटा क्या है, जो डेटा हम मार्केट से लेते हैं दैट इज कॉल्ड मार्केट बेस्ड डेटा जो गवर्नमेंट निकलवाती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, मींस सीलिंग प्राइस, सीलिंग प्राइस या रिटेल प्राइस प्लस जो रिटेल प्राइस है प्लस लोकल टैक्सेस या लोकल ड्यूटीज जो है, कस्टम ड्यूटीज, लोकल ड्यूटीज, जो लोकल के टैक्सेस हैं उनको रिटेल प्राइस में इंक्लूड करके उसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। रिटेल प्राइस में लोकल ड्यूटी या लोकल टैक्स को ऐड कर दो तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बन जाएगा। शैल बी सोल्ड अल्टीमेटली कंज्यूमर, मींस जिस प्राइस पे हम कंज्यूमर को चीजें बेचते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि मेडिसिन के ऊपर रिटेल प्राइस नहीं रहता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है। क्यों रहता है, उसमें रिटेल प्राइस प्लस लोकल के टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं, ओके। फिर मूविंग एनुअल टर्नओवर की बात की जाए, इट मींस मूविंग एनुअल टर्नओवर कितना, 12 महीने का। जिस महीने से शुरू करोगे उस महीने का, दिसंबर से शुरू किया तो दिसंबर तक का, ठीक, तो 12 महीने का निकालना है तो पिछले महीने का दिसंबर इसमें ऐड करो और जो लास्ट महीने का दिसंबर का आया है नेक्स्ट महीने में घूम के उसको माइनस कर दो तो आपको मूविंग एनुअल टर्नओवर मिल जाएगा। जहां से शुरू वहीं पे खत्म, साइकिल तभी जाके पूरी होगी, राइट। इट मींस कुमुलेटिव सेल वैल्यू 12 मंथ इन द डोमेस्टिक मार्केट। कैसे 12 मंथ होगा, सेल्स वैल्यू दैट मंथ, जिस महीने से शुरू किया उस महीने को ऐड कर दो, करेस्पॉन्डिंग सेल्स ऑफ द सेम मंथ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मंथ जो है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो मूविंग एनुअल टर्नओवर निकल आएगा। नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन की बात करें जो फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, जिन दवाओं का डोजेस फॉर्म, जिस दवाओं की स्ट्रेंथ विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट में जिन दवाओं का स्ट्रेंथ और डोजेस फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है उनको बोलते हैं नॉन शेड्यूल ड्रग। शेड्यूल ड्रग जिनका डोजेस फॉर्म और स्ट्रेंथ फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। फार्मेको इकोनॉमिक्स की बात करें, फार्मेको इकोनॉमिक्स में क्या है, साइंटिफिक डिसिप्लिन कंपेयर किया जाता है थेरेपेटिक वैल्यू और उनके पैसे से। वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और थेरेपी टू अनदर, मींस जिस एक दवा किसी और के ट्रीटमेंट में किस तरह से हेल्पफुल होती है, दैट इज फार्मेको इकोनॉमिक्स।
प्राइस टू रिटेल, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं। प्राइस रिटेल मींस सोल्ड टू रिटेलर, जो रिटेलर को सोल्ड किए जाते हैं, विच इंक्लूड ड्यूटीज डज नॉट इंक्लूड लोकल टैक्सेस। याद रहिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, ये रिटेल प्राइस है, मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस से लोकल टैक्सेस माइनस कर दो तो रिटेल प्राइस हो जाएगा। रिटेल प्राइस में लोकल टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक। तो प्राइस टू रिटेलर, इस प्राइस पे रिटेलर को मिलता है। अब रिटेल प्राइस एग्जैक्टली प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ न्यू ड्रग, गवर्नमेंट जो है नई ड्रग के लिए प्राइस फिक्स करती है। रिटेलर कौन होता है? रिटेलर वो डीलर होता है जो कैरिंग रिटेल बिजनेस, जो अल्टीमेटली मेडिकल स्टोर वाला रिटेलर है, जो अल्टीमेटली कस्टमर किसको, कंज्यूमर को जो दवा देता है। होलसेलर कौन है? होलसेलर वो है जो रिटेलर को दवा देता है। होलसेलर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑल कमोडिटीज एज अनाउंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन जो प्राइस होलसेलर के लिए फिक्स कर देती है और ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग का सेल्स प्राइस क्या होगा? गवर्नमेंट with a view regulating the equitable distribution and increase the supply of the bulk drug specified the first schedule। फर्स्ट शेड्यूल में जो ड्रग का रिटेल प्राइस फिक्स किया गया है, ठीक, it is available to fair price from the different manufacturer after making such inquiry as it deem appropriate fix from time to time। बढ़ाते रहते हैं by the notification official gazette maximum sale price at which the bulk drug to be sold। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन को, मेडिसिन के सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो भी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, राइट। इट इज अवेलेबल एट द फेयर प्राइस। कोशिश ये रहती है कि फेयर प्राइस मींस कम या ज्यादा ना होने पाए। अलग अलग मैन्युफैक्चरर से इंक्वायरी लेती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से टाइम टू टाइम इंक्वायरी लेके इसको रिवाइज करती रहती है और जो भी होता है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। वाइल फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस, जब मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है सेल्स ऑफ बल्क ड्रग का कि सेल का जो मैक्सिमम प्राइस फिल कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट शैल टेक इनटू द कंसिडरेशन। कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना? 14%। जो रिटर्न आएगा बाद में पोस्ट टैक्स जिसको बोलते हैं वो 14% गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी। किस पे? ऑन नेटवर्थ, जो आपने पैसा लगाया है या जो आपने फायदा कमाया उस पे 14% रिटर्न आएगा, ठीक। या फिर और रिटर्न 22% कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल जो आपने लगा रखी है उसका 22%। इन चीजों को गवर्नमेंट ध्यान देती है। 14% किस पे? पोस्ट टैक्स रिटर्न। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। नेटवर्थ का 14%। दूसरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल आपने जो लगा रखी है उसका 22% रिटर्न, ठीक। इन रेस्पेक्ट न्यू प्लांट, अगर आपका कोई नया प्लांट है, न्यू प्लांट स्टेब्लिश किया है, तो इंटरनल रेट रिटर्न कितना होगा? 12% ऑन द बेस्ड ऑफ लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन ऑफ एनी स्पेसिफाइड रेट रिटर्न may be exercised by the manufacturer of the bulk drug। अगर कोई नया प्लांट लगा रखा है आपने तो रिटर्न कितना? 12% लॉन्ग टर्म आपके मार्जिन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है पॉइंट ध्यान में रखने वाला, वेयर द प्रोडक्शन इज फ्रॉम द बेसिक स्टेज। जहां पे प्रोडक्शन स्टेब्लिश है, बेसिक स्टेज पे है, गवर्नमेंट विल कंसीडर, गवर्नमेंट वहां पे पोस्ट टैक्स जो है वो बढ़ा के कितना? 18% कंसीडर करती है नेटवर्थ का, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न कितना? 26%। अगर बेसिक स्टेज में कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो यहां पे डिफरेंस ध्यान रखना। वाइल गवर्नमेंट कंसिडरेशन कब? 14% पोस्ट टैक्स। अगर प्रोडक्शन बेसिक स्टेज पे है तो पोस्ट टैक्स 18% कर दिया, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% और अगर बेसिक है तो 26% कर दिया। तो दोनों का डिफरेंस जो है ध्यान रखना जब एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए। देखो अगर सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग पे शॉर्ट नोट पूछ लिया गया तब तो पूरा लिखना है। एमसीक्यू में ध्यान रखना दोनों स्टेज को। कोई भी मैन्युफैक्चरर, नो मैन्युफैक्चरर सेल एनी बल्क ड्रग प्राइस एक्सीडिंग द मैक्सिमम सेल प्राइस। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी
जो भी रिटेल प्राइस फिक्स कर दिया गया है उससे ज्यादा प्राइस पे बल्क ड्रग प्लस लोकल टैक्सेस, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, इससे ज्यादा दाम पे दवाएं नहीं बेच सकता। वेयर द प्राइस ऑफ बल्क ड्रग नॉट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बल्क ड्रग्स है जिनका प्राइस फिक्स नहीं किया है, बहुत सारी ऐसी हैं जो फिक्स नहीं है, रोज रोज बन रही हैं, राइट, फिक्स नहीं किया है, शैल बी प्राइस विच प्रिवेल्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर। जैसे ही ये ऑर्डर आता है वो प्राइस फिक्स करना रहता है, कमेंस करना रहता है, जैसे ही आपने दवा बनाई। अगर इफ मैन्युफैक्चरर कमेंस द प्रोडक्शन बल्क ड्रग स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड में बंदे ने या कोई भी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, दवा की मैन्युफैक्चरिंग की है, बल्क ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की है, दोज आर स्पेसिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल फर्स्ट नंबर के शेड्यूल में जो मेंशन है, तो उसको इन्फॉर्म करना रहता है। कैसे? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, किसमें? फॉर्म नंबर 1 में। पॉइंट, फॉर्म नंबर 1 में लिख के मेंशन करेगा, कब? विद इन द 15 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ हिज प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन करने के 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक। प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, ये इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलेगा वो उसका मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी। जैसे ही बल्क ड्रग के इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, याद रहे किसमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर 1 में इन्फॉर्म करेगा, और विद इन 15 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो उसका मैक्सिमम प्राइस बल्क ड्रग का फिक्स कर देगी, फिर आप इस प्राइस पे दवा को कहीं भी बेच सकते हो। ये बात रही सेल्स ऑफ बल्क ड्रग की, राइट। नेक्स्ट में हम लोग जो है इसके आगे के वीडियोस देखेंगे, 2 वीडियो और बनेंगे छोटे छोटे से, राइट, इसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। ओके, बाय।